चलिए अब डिफरेंस करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर में। अभी तक हमने बिल्कुल क्लियर कर लिया कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब एक कंपैरेटिव व्यू कर लेते हैं दोनों के बीच में क्या फर्क होता है। सबसे पहला पॉइंट आता है फॉर्मेशन का। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन फंक्शंस। ऑफ कोर्स फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शंस पर डिपेंड करता है कि जितने फंक्शंस होंगे वैसा ही फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा। लाइक हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज बेस्ड ऑन फंक्शंस। प्लीज इस डिफरेंस को नोट कर लेंगे और जो पॉइंट मैंने कलर कर रखे हैं हाईलाइटेड उसको आप हाईलाइटेड जरूर कर लें। डिविजनल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइंस। जैसा कि हमने डिविजनल स्ट्रक्चर करते वक्त किया था कि पहले हम गारमेंट्स में काम कर रहे थे, फिर हमने प्रोडक्ट लाइन चेंज कर दी, हम शूज के डिवीजन में आ गए, हमने उसका बिजनेस स्टार्ट कर दिया, एक नई प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट कर दी। अब हम शूज़ के बिजनेस से हम लोग जो है फेडअप हो गए, तो हमने उसके बाद जो है फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के लाइंस में हम लोग आ गए। तो यानी कि डिविजनल स्ट्रक्चर है वो किस पर बेस्ड होता है? प्रोडक्ट लाइन पर। फंक्शनल स्ट्रक्चर किस पर बेस्ड होता है? फंक्शंस पर। पहला डिफरेंस तो यही है। दूसरा आता है स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो स्पेशलाइजेशन आता है वो फंक्शंस पर आता है, जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में जो स्पेशलाइजेशन आता है वो प्रोडक्ट पर आता है। क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम एक ही प्रोडक्ट लाइन में क्योंकि काम कर रहे होते हैं, इसलिए हर मैनेजर का अपने एरिया में स्पेशलाइजेशन आता है। मसलन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड होगा यानी प्रोडक्शन मैनेजर, उसका स्पेशलाइजेशन किस में होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सेल्स मैनेजर का किस में एक्सपर्टीज होगी? सेल्स डिपार्टमेंट में। अब जब हम डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ डिविजनल मैनेजर होते हैं, यानी कि स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट लाइन में आता है। जो गारमेंट्स लाइन का जो डिविजनल मैनेजर होगा उसका स्पेशलाइजेशन किस में होगा? गारमेंट्स के अंदर में। ठीक है। और अगर मैं शूज़ की बात करूं तो प्रोडक्ट लाइन कौन सी है? शूज़ की, यानी उसका जो डिविजनल हेड होगा उसका जो स्पेशलाइजेशन होगा वो शूज़ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में होगा। दूसरा डिफरेंस ही हो गया। तीसरा डिफरेंस आता है इसमें मैनेजरियल डेवलपमेंट। ध्यान से पढ़िएगा इसको। डिफिकल्ट as each functional manager has to report to the top management। और डिविजनल स्ट्रक्चर में easier, autonomy as well as the chance to perform multiple functions helps in the managerial development। बड़े ध्यान से समझना, ये कह रहे मैनेजरियल डेवलपमेंट आसान होता है कि मुश्किल होता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर में बहुत डिफिकल्ट होता है एक मैनेजर का डेवलपमेंट होना, कारण उसका दायरा लिमिटेड है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में मान लीजिए मैं प्रोडक्शन हेड की बात कर रहा हूँ या प्रोडक्शन मैनेजर की बात कर रहा हूँ, तो उसको कितना नॉलेज होगी? सिर्फ अपने एरिया की ना। भाई प्रोडक्शन मैनेजर को सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज आती होंगी, उसको ये नहीं पता कि परचेज कहाँ पर होता है, सेल कैसे होता है, क्वालिटी कैसे चेक होती है, यानी उसका दायरा क्या है? लिमिटेड। इसलिए यहाँ पर फंक्शनल जो मैनेजर होते हैं, चाहे वो परचेज मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, अकाउंट्स मैनेजर है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है, उनका जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्योंकि उनका दायरा लिमिटेड होता है और उनको टॉप लेवल को रिपोर्ट करना होता है। अब डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? जो डिविजनल हेड होता है उसका डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, उसका डेवलपमेंट बहुत ईजी होता है क्योंकि वो पूरे डिवीजन को कंट्रोल करता है। उसके पास ऑटोनॉमी होती है यानी पूरी फ्रीडम होती है। मल्टीपल फंक्शंस को वो परफॉर्म करता है, यानी कि डिविजनल हेड परचेज को भी देखता है, सेल्स को भी देखता है, प्रोडक्शन को भी देखता है, क्वालिटी को भी देखता है, सिक्योरिटी को भी देखता है, सारे डिपार्टमेंट्स को देख रहा है ना। तो इसका मतलब अब आप खुद सोच सकते हैं कि ज़्यादा डेवलपमेंट किस में आसान है, डिविजनल स्ट्रक्चर में या फंक्शनल स्ट्रक्चर में? ऑफ कोर्स डिविजनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि वहाँ फ्रीडम ज़्यादा है, आपका स्कोप ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वहाँ पर। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफ कोर्स फंक्शनल स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना काफ़ी डिफिकल्ट है। उसका कारण है क्योंकि आप अगर सेल्स मैनेजर को कहेंगे कि आपकी जिम्मेदारी है, तो वो कहेगा कि प्रोडक्शन मैनेजर ने सामान जो है खराब बनाया इसलिए नहीं बिक रहा, यानी उसने अपनी टोपी उठाई और प्रोडक्शन मैनेजर के सर पे डाल दी।
अगर आप प्रोडक्शन मैनेजर से कहेंगे आप माल अच्छा क्यों नहीं बनाते हो, तो वो बोलेगा जी परचेज मैनेजर को पकड़ो, वो सामान बेकार खरीद के लाता है, घटिया क्वालिटी का लाता है, तो हम क्या करें, हम तो वैसे ही बनाएंगे। यानी कि अगर मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहां पर एक एक टोपी दूसरे के सर पहना दी जाती है और बहुत ईजी है टोपी पहनाना यहां पर। तो आप बहुत आसानी से जिम्मेदारी फिक्स नहीं कर सकते आप यहां पर फंक्शनल स्ट्रक्चर में। बट डिविजनल स्ट्रक्चर में कोई भी डिविजनल हेड दूसरे को टोपी नहीं पहना सकता। भाई गारमेंट्स की अगर परफॉर्मेंस लो जा रही है मान लीजिए, तो क्या गारमेंट्स का जो डिविजनल हेड है वो ये कह सकता है कि शूज ज्यादा बिक रहे हैं इसलिए गारमेंट्स कम बिक रहा है? नहीं, कोई भी डिविजनल मैनेजर दूसरे पे जिम्मेदारी, दूसरे डिविजनल मैनेजर पे जिम्मेदारी नहीं डाल सकता। मतलब ही और शी विल बी अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन डिवीजन। इसका मतलब डिविजनल स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना कंपैरेटिवली काफी आसान है बजाय फंक्शनल स्ट्रक्चर के। ये था हमारा चौथा डिफरेंस। पांचवा आता है कॉस्ट को लेकर के। फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेटेड हेंस इकोनॉमिकल। ऑफ कोर्स अगर आप एक ही प्रोडक्ट लाइन में काम कर रहे हैं तो एक ही परचेज डिपार्टमेंट होगा, एक ही सेल्स डिपार्टमेंट होगा, एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। लेकिन अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन में काम कर रहे हैं, मतलब डिविजनल स्ट्रक्चर, भाई एक से ज्यादा प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या, डिविजनल स्ट्रक्चर। तो गारमेंट्स में भी परचेज मैनेजर होगा, शूज में भी परचेज मैनेजर होगा, और अगर आप दवाइयों का काम करें उसमें भी परचेज मैनेजर होगा। यानी एक ही कंपनी में 3-3 मैनेजर, बाप रे बाप, तो कॉस्ट तो मल्टीप्लाई होगी ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अगर आपसे, तो डेफिनेटली फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर में कॉस्ट काफ़ी कम पड़ती है, बड़ा सस्ता पड़ता है, इकोनॉमिकल होता है। लेकिन मैं डिविजनल स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो ये कॉस्टली पड़ता है। ऑफकोर्स इसमें खर्चा ज़्यादा आएगा ही आएगा, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर में, खर्चा ज़्यादा आएगा ही आएगा, कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स डुप्लीकेट हो जाएंगे। परचेज डिपार्टमेंट भी बढ़ेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी बढ़ेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट भी बढ़ेंगे, तो कॉस्टली पड़ेगा ये। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। फंक्शनल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन इज वेरी डिफिकल्ट, खासकर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है तो। अगर बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है तो बहुत मुश्किल है। मतलब आप बहुत सारी, एक ही प्रोडक्ट लाइन में बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हो आप, प्रोडक्ट लाइन अलग अलग नहीं है, प्रोडक्ट लाइन एक ही है, उसमें प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। जैसे लेदर की लाइन में है तो लेदर के पर्स भी बना सकते हो, लेदर के शूज भी बन सकते हैं। ऐसे में कोऑर्डिनेशन करना बहुत डिफिकल्ट है फंक्शनल स्ट्रक्चर में। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो काफी इजी है, क्योंकि सारे एक रिलेटेड फंक्शंस हम क्या करते हैं, एक डिवीजन में डाल देते हैं, दूसरे डिवीजन में उससे रिलेटेड सारे फंक्शंस होंगे। तो वहां पर अगर मैं कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो कंपैरेटिवली काफी आसान पड़ जाता है अगर हम डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। आई होप इट्स वेरी क्लियर, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। अगर फिर भी आपको ये डिफरेंस अभी भी लगता है कि थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, तो दोबारा से पिछले वीडियो में जाएं, फंक्शनल स्ट्रक्चर की और डिविजनल स्ट्रक्चर की, एक बार दोबारा से उसको देखें, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होता है। ऐसे डिविजनल स्ट्रक्चर को दोबारा से एक बार व्यू कीजिए वीडियोज़ को, ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जामिनेशन एंगल से बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके अंदर में कोई भी डिफरेंस पूछ लिया जाएगा आपसे, और आप ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़ कि आपने 2-3 डिफरेंस याद कर लिए तो काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आपसे वो बोलेगा 3 डिफरेंस बताओ। एग्जामिनर आपको बेसिस दे देगा, कोई भी इनमें से बेस दे देगा, आपको बोलेगा डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। तो कोई भी 3 डिफरेंस वो आपको दे देगा और आपको उसके बेस पर डिफरेंस करना होगा। तो प्लीज माइंड इट, आप ऐसा मत कीजिएगा कि 2-3 याद कर लिए बाकी छोड़ दें, आपको सारे याद होने चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका है कि जो हमने बोल्ड कर रखे हैं इन पॉइंट्स को ज़्यादा फोकस करें, तो आप डिफरेंस को आसानी से कर सकते हैं और वहाँ पर लिख भी सकते हैं। आई होप इट्स नाउ क्लियर टू यू। चलिए टेक केयर, अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, बाय बाय।